पड़ोसन हमारी हैं, वो हर फैशन की नई साड़ी लाती हैं, हम उनको देख देख के हमारी मिसेज भी ले आती हैं। तो जब नीला ड्रम वो लेके आई तो हम डर गए कि फिर ये लाएंगी हमारी भी। लेकिन जब 4-6 दिन नहीं लगे हमारा डर दूर हो गया। जब डर हमारा दूर हो गया तो वो हमारी मिसेज के पास आई, बोली कि बहन तुम नीला ड्रम नहीं लाई। तो मिसेज ने कहा कि गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूंगी, बड़ा सा बक्सा है जब घर में पड़ा, तो बताओ ड्रम लेकर क्या करूंगी। तो हम फिर करने लगे कि यार ठीक है ड्रम नहीं लेकिन बक्सवा तो फिर भी कोई है। बकरे को कितनी भी हिम्मत आ जाए लेकिन इतनी हिम्मत उसको नहीं करना चाहिए कि शेरनी के सामने दहाड़ना शुरू कर दे तो शेरनी आके खा ले, घर में घरवाली है यार, आप क्या चाहते हो घर से निकाली। खुली हो चिट्ठी तो मजमून की ऐसी तैसी, निकले गद्दार तो उस खून की ऐसी तैसी, और घर में ही रह के थोड़ा कम में ही चला लेंगे, घर में ही रह के थोड़ा कम में ही चला लेंगे आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी। क्या बात। न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है, बराबर है मेरी नजरों में अस्फाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। अनकट पॉडकास्ट में आज सर्दी जुकाम का शिकार हुए अपनी नाक को रुमाल से पोंछते हुए, अंगोछा से पोंछते हुए कवि धर्मराज जी हमारे साथ हैं। आप पुलिस की नौकरी में हैं, हालांकि इनके बारे में बताने की जिम्मेदारी हमारी है नहीं, क्योंकि ये अपने आप में इतना पॉपुलर शख्सियत हैं, व्यक्तित्व हैं कि लोग इनको ढूंढ के पहुंच जाते हैं, फिर चाहे फेसबुक, इंस्टा, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म हो या फिर जहां पर ये ड्यूटी करते हैं वहां पर भी। कवि जी, धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत भैया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, और आप आए, बहुत अच्छा लगा हमको। अपना समय देने के लिए हमें धन्यवाद। पुलिसिया नौकरी में घर वालों के लिए समय नहीं मिल पाता है, आप पत्रकारों को समय दे रहे हैं, इसके लिए साधुवाद आपको। तो पत्रकार भी घर वाले ही हैं, पत्रकार कहीं बाहर थोड़े, बाहर के थोड़े हैं पत्रकार। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है देश की सेवा करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो एक आध जो गलत लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि चाहे वो पत्रकार हों, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे पुलिस वाले हों, सारे लोग को एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बना के रखना चाहिए, और सारे लोग देश के लिए काम करते हैं। अगर जिन तीनों का आपने जिक्र किया, तीनों सिर्फ भौकाल में जीते हैं, पुलिस वाले, वकील और पत्रकार। पुलिस वालों के हाथ में रॉब है, आप थाने चले जाइए, बड़े से बड़ा आदमी कांप जाता है, काले कोट वाले जब निकलते हैं तो फिर डीएम भी एक बार सोचते हैं। अब इस पर बहुत ज्यादा मेरा बोलना उचित नहीं, मुझे इतने कहना है कि जो गलत तत्व हैं उनको पुलिस को देखकर कांपना ही चाहिए। अगर जो अपराधी हैं वो अगर भयमुक्त हो गए तो फिर पुलिस को पुलिस होने पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अधिवक्ता भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हालांकि हम अपना बताने के लिए आए थे, आपने घुमा दिया अधिवक्ता लोगों के। अभी एक आपने शायद देखा होगा, एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने एक जो है कांस्टेबल को बर्खास्त किया था। और उनकी लड़की जो अधिवक्ता है, उन्होंने उसका केस लड़ा और उसको बहाल करा दिया। तो ये न्याय की लड़ाई है, इसमें ऐसा नहीं कि उनको अपने पिता जी से कोई लड़ाई होगी, नहीं होगी, वो मतलब सम्मान, और पिता की असली जीत भी वही है। वो मतलब वो वकील साहिबा की जो विजय है वो उनकी विजय तो है ही है। अब मुझे लगता है कि उनके पिताजी की और बड़ी विजय है, भाई हमारा बच्चा हमारे खिलाफ जाकर के, खिलाफ क्या मतलब, जो हमारा आदेश था उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं, आदेश के खिलाफ जाकर के और जो है स्टैंड कर जाए, तो ये तो बहुत बड़ी जीत उनकी हुई। तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, हम तो चाहते कि शुरू में थोड़ा आपके बारे में चर्चा होती। हाँ, तो हमारे बारे में पूछो, बताते हैं, जो पूछोगे बताएंगे। सबसे पहले उसी कविता से, जिस कविता ने धर्मराज जी को, वैसे तो आप पहले से लेखक थे, पहले से आप कविताएं लिख रहे थे, जी जी, लेकिन उस कविता ने आपको जो है वो चार चांद पर पहुंचा दिया कि हम तो यही पुलिस सब भौकाल मास्टरी में ना पई हो। ऐसा है, भौकाल वैसा नहीं था, वो एक्चुअल में ट्रेनिंग सेंटर की बात थी, और लड़के ट्रेनिंग करके उस दिन पास आउट हो रहे थे दरोगा लोग। और उसी में एक लड़के ने कहा कि मैं मास्टर की नौकरी छोड़ करके दरोगा ज्वाइन कर लिया, तो उसको कुछ ना कुछ तो बताना था ना। अच्छा, तो बस वहीं से। तो ये स्पॉन्टेनियस बनाया था आपने? अब वो निकल गया मुझसे, बनता चला गया। अच्छा, हाँ, क्या था पहले हमारे दर्शकों को? ऐसे था कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो।
हालांकि उससे पहले भी मेरे वीडियोज वायरल हो चुके थे कई, अब वो धीरे धीरे करके जो है बढ़ रहा था आगे, वो उससे थोड़ा सा और उछाल मिला। तो मजा है पुलिसिया नौकरी में? बहुत मजा है। ठास के पिस्टल बहुत मजा, गर्मी बिल्कुल नहीं बात ठास के पिस्टल की या नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी बहुत बढ़िया है अगर आप बिना परेशान हुए करें। हाँ। बहुत अगर परेशान होकर के करेंगे आप तब तो भाई बहुत परेशानी है, और अगर आप हंसी खुशी करते हैं तो पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है। और ये नौकरी केवल नहीं है, ये एक सेवा है, एक त्याग है, और समाज से आपको डायरेक्ट जुड़ने का एक जरिया मिला हुआ है। हाँ। और जिन मामलों को बहुत देर में जो है मामला निर्णय पे आता है, उसको आप अपनी कार्यकुशलता से, अपने जो है अच्छे व्यवहार से मिनटों में घंटों में सुलझा सकते हैं। तो ये जनसेवा है। मगर आप अपनी जनसेवा तो कर रहे हैं, आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाए। काहे का होगा? आप अपना बाल विवाह नहीं ठीक करा पाए। नहीं तो जिस बाल विवाह को देखो घर वाले देखो ऐसा है, वो जो इंटरव्यू आपने देखा है, वो इंटरव्यू जो है स्टूडियो में था, जो मेरे घर से बहुत दूर था। आप जो है ये इंटरव्यू जो आप ले रहे हो, ये हमारे घर पर ले रहे हो आप। तो यहाँ मतलब बकरे को कितनी भी हिम्मत आ जाए, लेकिन इतनी हिम्मत उसको नहीं करना चाहिए कि शेरनी के सामने दहाड़ना शुरू कर दे तो शेरनी आके खा ले। घर में घरवाली है यार, आप क्या चाहते हो, घर से निकाल दी। मगर जो मामला है वो तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, बाहर आवाज न जाए। देखिए, न्याय की बात तो यही है कि भाई अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसको ठीक किया जाए। अब अगर आप कोई हमने कानून तोड़ा और आपने उसका मोहर मार दिया कि हाँ नहीं ये ठीक है, तो फिर ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे। हमारी देखो, हम प्रेम करते हैं उनसे, रोहिणी देवी जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो मजबूरी वाला करते हैं, जरूरी वाला करते हैं? असली वाला प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अब न्याय की लड़ाई है, तो इसमें हम चाहते हैं कि भाई जब मतलब बाल विवाह है तो उसमें उसको अवैध घोषित किया जाए, और हमारे ससुर जी जो चले गए ऊपर, और पिताजी को भले जेल भेज दिया जाए। हम तो नाबालिग थे, हमसे क्या मतलब। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बात क्यों निकली है। मनोरंजन के लिए निकली है, लेकिन बाल विवाह जो है वो गलत है। भाई साहब की शादी जो हुई थी वो 11 साल की उम्र में हो गई थी। उसके बाद गौना जो है वो 17 साल की उम्र में हुआ था। जो लोग ये भी बात नहीं समझते, उनको बता दें कि ग्रामीण परिवेश में शादी 2 चरणों में होती थी। अरे इतना सब समझते हैं। तो पहले शादी हो जाती थी, फिर बाद में गौना मतलब विदाई जो होती थी, वो लड़का जब थोड़ा समझदार हो जाता था। इस टॉपिक पर धीरे धीरे बोलो, बाहर आवाज न जाए भाई। अच्छा, हमको वापस जाना है उधर, तुम्हें तो इंटरव्यू करके चले जाना है, हमको तो यही घर में रहना है। क्या चाहते, वही इंटरव्यू मतलब काट करके हमने दिखाया, उतना पार्ट काट के उनको दिखाया, बड़ी खुश थी। अब पता नहीं आप तेज बोलोगे, कहीं आ गई तो मामला और बवाल हो जाएगा। नहीं, आप तो हो गया ना शादी को, कितना साल हो गया? तो क्या, चोट तो दर्द करती है, चाहे जितने साल हो जाए। मतलब अगर पुरानी चोट है तो दर्द तो करेगी। और बताइए, चलिए बस बाकी सब ठीक है। आप तो ये सुनाइए, कविता आपकी बड़ी चर्चाओं में रही, और भी कुछ कविता लिखी? बहुत सारी। तो हमारे दर्शकों को कुछ कविता सुनाइए जो भी नई लिखी हो, जो बड़ी चर्चाओं में रही। नहीं, अब तो फिर अलग अलग बातें हो गई ना। चर्चाओं में अगर रही तो फिर आपको पुराना सुनना पड़ेगा। नई लिखी तो नई आपको सुना दें। आप पहले नई सुना दीजिए, फिर चर्चा वाली। चलिए सुनिए कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें। अब मैं दिल से बोलता हूँ तभी दिल में बसा हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ तभी दिल में बसा हूँ। दिल जीत कहाँ पाती फनकार की बातें। क्या बात, दिल जीत कहाँ पाती फनकार की बातें। और इस पार क्या है पहले जरा यार देख लूं, इस पार क्या है पहले जरा यार देख लूं। मैं अभी से क्यों सोचूं उस पार की बातें। क्या बात है, मैं अभी से क्यों सोचूं उस पार की बातें। और सप्ताह में, हफ्ते में एक दिन के लिए, हफ्ते में एक दिन को चुपचाप आता है, हफ्ते में एक दिन को चुपचाप आता है। करना फिजूल ही है इतवार की बातें। क्या बात है, वाह, शानदार। इतना मौका कैसे मिल पाता है आपको लिखने का, कैसे लिख पाते हैं? क्राइम ब्रांच में नौकरी, पुलिसिया नौकरी। मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में है क्या कि ये बहुत थोड़े समय की चीजें हैं, बहुत लंबे समय की चीज नहीं है कि कोई शोध ग्रंथ में लिख रहा हूँ कि बहुत उसमें लंबा। अरे मन में आ गया, विचार आ गया यार इस पर होना चाहिए, तो फिर उस पर आप विचार को अपने कविता में जो है शेर, गजल या दोहा, छंद जो भी आता है उसमें रख के और दिमाग में आपको सुनाए, इनको सुनाए, उनको सुनाए, सबने कहा बढ़िया, बस लिख डाला उसको।
नहीं, लिख के तब सुनाए। अच्छा, उसको और पब्लिक में सुनाना शुरू तो कर दिया। ये इतनी आपकी कविताएं हो गई हैं, एक किताब विताब टाइप का लिखने का मूड नहीं है? किताब ऐसा है, हम फ्री में बांटने वाले नहीं हैं कि हम किताब छपवाएं, अपना पैसा खर्चा करें, किताब छपवाएं, इसके बाद भैया एक आप ले लीजिए, भैया आप एक ले लीजिए, भैया आप एक ले लीजिए। ये मैं बिल्कुल करने वाला नहीं। मैं जब हमारा सही समय आएगा मैं लिखूंगा, और बिना पैसे के तो नहीं दूंगा। हाँ। बिल्कुल सीधी बात है। पैसा जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि पैसे को अनावश्यक फिजूल खर्ची में नहीं खर्च करना चाहिए। वैसे आज जो है शपथ में भी था कि मतलब आज फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, मितव्ययिता करनी चाहिए। और जायज तरीका जो हो, नाजायज नहीं, जायज तरीका हो, उस तरीके से आपको पैसे को कमाने पर भी विचार करना चाहिए। मगर पुलिस वालों को अपनी किताब छपवाने के लिए खुद का पैसा लगाना पड़े तो वो भी तो बड़ी बात है। बिल्कुल खुद का लगाना पड़ेगा। और क्या, और कौन जो है, कोई प्रिंटर अगर है भी तो हमारी किताब क्यों छाप देगा भाई? वो हमारी किताब क्यों छाप देगा? अगर कोई प्रिंटर है भी विभाग में तो मेरे लिए क्यों छापने लगेगा? मेरे जैसे बहुत लोग लिखते हैं। तुम जान नहीं रहो किसकी किताब छपनी है, साहब की छपनी है। अरे नहीं, ये सब कहने की बातें होती है। समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। आज जो सबसे ज्यादा पुलिस पर कार्य हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारा व्यवहार कैसे अच्छा हो, जनता से हम कैसे अच्छा करें। बड़े बड़े जो है क्लासेस चलाए जा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से क्यों खराब करूंगा कि व्यवहार। आप ये मानते हैं पुलिस का व्यवहार खराब है? देखिए, ऐसा है, मानो या न मानो, हमारे मानने न मानने से क्या होता है? हमारे मानने न मानने से क्या होता है भाई? इतनी बड़ी, देखिए परसेंटेज में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं एक दो लोगों गलती जो है जब हो जाती है तो उसको पूरा मीडिया, पूरा जो है जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस के खिलाफ आने लगती हैं। तो इसलिए चूंकि जब सब दिखाया जाता है तो सबको लगता है कि नहीं, व्यवहार खराब है। तो हमको लगता है जो भी मतलब कमी है, छोटी मोटी अगर कमी है तो उसको भी दूर कर लिया जाए। काहे मतलब अगर एक भी गलत है, लाख आदमी, हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जो है लाखों लोगों को एकदम से सही रख पाना, लेकिन उसको भी सही किया जाए। बहुत सीरियस टॉपिक पे हम लोग आ गए। हम लोग इस पे बातचीत करते रहेंगे, बीच बीच में आपकी और भी जो चीजें हैं उन पर बात होती रहेगी। वो बाल विवाह वाली कहानी पूरी नहीं हो पाई, पूरी कैसे? अरे विवाह का मतलब जो है क्या नाम है, ससुर जी आए तय करने, हमारे घर वाले तय कर लिए, ब्याह हो गया। और का एक साइकिल और भैंस और घड़ी, ये सब उस समय दहेज में। एक बक्सा भी तो पाए थे आप, जो बाद में टूट गया। बाद में टूट गया यार, बक्सा टूट गया। बताओ क्या क्या कहानी है उसकी? आपकी बेटी ने जब आपको कहा था कि नहीं, वो तो उनके नाना की चॉइस अच्छी थी, नाना की चॉइस अच्छी, बाबा की चॉइस नहीं, बाबू की चॉइस अच्छी, बाबा की चॉइस अच्छी, और नाना की चॉइस मतलब हमको चॉइस किए तो वो खराब चॉइस है। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारे नाना की चॉइस भी ठीक थी। तो बक्सा है अभी भी? भाभी जी दहेज का ताना देती हैं कि जो है दहेज वैसे ऐसा कुछ हम लोग था ही नहीं। ऐसा है, दहेज उसको कहते हैं जो तय करके लिया जाए कि हमको जो मेरा मानना है भाई, बहुत कानून में क्या है, उपहार पर रोक है नहीं है, बहुत ज्यादा हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दहेज वो है जो हम तय करके लेते कि भाई हमारा लड़का तो ये है तो हमको एक स्कॉर्पियो चाहिए, तो वो दहेज है। अब अगर आप अपने लड़के की शादी कर रहे हैं, अपनी शादी कर रहे हैं, किसी की शादी कर रहे हैं, और लड़की वाला अपनी खुशी से अगर आपको कुछ देना चाहता है, अपनी राजी खुशी से आपको कुछ देता है, उपहार देता है, तो वो दहेज में थोड़े काउंट। तो हम लोग बाबा, चूंकि रिश्तेदारियों में शादी होती थी तो बहुत ज्यादा दहेज वहेज चलता नहीं था, बहुत कम दहेज में और कम खर्चे में शादियां निपटती थी, बहुत कम खर्चे में निपट गई। मतलब ऐसा कोई उल्लेखनीय जैसा दहेज नहीं था, बाकी मतलब उपहार तो दिए गया था, खूब उपहार मिला था भाई। कवि धर्मराज जी की जीवन में इन कविताओं ने कितना बदलाव किया है जब से आप सोशल मीडिया पर चर्चित हो गए, जब से लोग आपको पहचानने लगे? हमें कुछ नहीं बदलाव की नहीं यार, हमारे ऊपर कौन बदलाव, हम मौज में थे, मौज में रहेंगे। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा व्यवहार, जितना ही ज्यादा लोग आपको पहचानने लगते हैं उतने आपको व्यवहार नरम करना पड़ता है। बस वो नरमी थोड़ी सी और आई। पहले भी विनम्र थे हम, थोड़ा सा और विनम्रता रूप धारण किए भाई, किसी को आभास नहीं होने देते कि भाई मतलब जो है हमको उसके अलावा और भी कोई काम है। तो कभी अपने बड़े साहब लोगों के सामने जाते होंगे, मुलाकात होती होगी, वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि धर्मवीर यार तुम बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हो, या कोई पहचानता है आपको?
देखिए, एक इंस्पेक्टर हमेशा ये चाहेगा हाँ, कि जो उसके अधिकारी हैं हाँ, वो उसको पहचाने, हाँ, उससे अगर खुश बहुत न रहे तो भी नाराज न रहे। हाँ, बहुत सीधी बात है, जो एक इंस्पेक्टर को ये जरूर देखना पड़ेगा कि उस, लेकिन एज ए कभी कभी भी मुझे लगता है किसी भी कवि को हाँ, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए हाँ, कि हम अपनी कविता जो है यहाँ सुनाएं, राजभवन में सुनावें, कि राज सदन में सुनावें, कि इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुनावें, हाँ, कि इस जो है व्यापारी को सुनावें, कि ये कभी कभी को इस चक्कर में नहीं पड़ता। कवि को जो है श्रोता को सुनाना चाहिए, जो उसको प्यार करता है, जो उसको पसंद करता है, जो उससे सुनना चाहता है। फिर वो चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मतलब वो खरबपति हो, और चाहे भीख मांगने वाला हो, अगर वो प्रेम से सुने तो उतने ही प्रेम से सुनाना चाहिए। वो एक कहानी आपने मेरे ख्याल से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, कर्तव्य परायणता एक कहानी थी, 7-8 में मैंने पढ़ी थी उसको। बड़े एक जफर करके एक नाई होता है, तो लेखक जो है बाल कटाने के लिए जाते हैं, तो एक किसी का मजदूर का बाल काट रहा होता है। मजदूर के बाल बड़े गंदे से थे और कभी उसने शैम्पू नहीं लगा, कभी तेल नहीं लगाया, बड़ा बार बार उस तरह, लेकिन वो बड़ी मेहनत से काट रहा था। फिर इसके बाद इनको लेखक को लगा कि अब इसका बाल कट चुका है, अब हमारा नंबर आएगा, तो उसने दूसरे मजदूर को बुला लिया, फिर उसी मेहनत से काटा। फिर उन्होंने कहा कि यार तुम मतलब उसका ऐसे काट रहे थे जैसे कलेक्टर हो। तो जफर ने कहा कि जो है हमारी सीट पे जो बैठ जाता वही कलेक्टर है, हमारे लिए वही कलेक्टर। तो मेरी बात ऐसे समझ लीजिए कि मेरी कविता जो सुनता है प्यार से, वो मेरे लिए भगवान है। नहीं, कभी साहब लोगों ने कहा फिर वही हमने तो कहा ना आपसे, इस बात को बताने से क्या फायदा? नहीं, एक्सपीरियंस में पूछ रहा हूं। नहीं तो इसको मतलब चर्चा, हमने कहा ना कि जो मेरी कविता सुनता है मेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है। अब वो साहब है कि साहब नहीं है, कि वो नेता है कि विधायक है कि मंत्री है कि नहीं है, मेरे लिए मैंने तो सबका दर्जा भगवान कर दिया। मुझे प्यार करता मेरे लिए भगवान है, वही मुझे मतलब वो आगे बढ़ा रहा है, तो भाई फिर उसमें भगवान से बड़ा आप साहब किसको बताओ। और कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ घटना घट गई हो इलाके में, कप्तान साहब ने बुला लिया हो कि यार तुम लोगों का ध्यान कहीं और रहता है, तुम वहां बिजी रहते हो, ऐसे इलाके में? ये सब कहने की बातें होती हैं। कप्तान लेवल पर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह रूड बातें कोई करता होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि रूड बातें अधिकारी। नौकरी में कभी इससे फर्क पड़ा? इससे ये कविताएं, लेखन, नहीं कुछ अच्छा नहीं। या बुरा कुछ भाई अच्छा, अगर जो है अच्छा पड़ा होगा तो अपना जो चल ही रहा है सब ठीक ठाक, और बुरा कभी मालूम नहीं चला कोई, मतलब मान लो आपने मन में ना पसंद किया हो तो अलग चीज़ है, किसी ने हमसे लिख करके कोई शिकायत नहीं करी कि मतलब भाई तुम क्यों करते हो या। अच्छा, फिर मैंने न तो आज तक ये कविता जो है मानवता के खिलाफ लिखी, न ये कविता सरकार के खिलाफ लिखी, न एक कविता विभाग के खिलाफ लिखी, न कोई ऐसी कविता लिखी जिससे कोई मतलब हिंसा फैले, तो फिर मुझे कोई क्यों रोकना चाहेगा? ऐसे तो बहुत सारे मैं देखता हूँ सिपाही रहते हैं, लड़के लड़कियां रील बनाते हैं और इंस्टा और उस पे चलाते हैं, कई लोगों पे एक्शन भी हो जाते हैं। अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि पहली बात तो हम जो है फिल्मी गानों पर रील नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे के डायलॉग पर रील नहीं बनाते हैं। तीसरी चीज, मेरे वीडियोज में ज्यादातर में मतलब मैं कहूँ तो 100% में जब आप पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें कुछ तो यार संदेश है, कुछ संदेश जरूर रहता है। तो मुझे लगता है कि आप सबका प्यार है और मैं भी कोई ऐसी चीजें नहीं करता हूँ, इसलिए मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी रीलबाज पुलिस वालों से क्या कहेंगे? अब यार वो रीलबाज और ये तो नाम है, कोई किसी को कोई दे दे, कोई किसी को, भाई इतने कहूँगा कोई भी जो क्रिएटिव है उसको क्रिएटिविटी जो है जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे देख ले किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई अशोभनीय चीज़ ना हो। वर्दी पहने हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई कोई अशोभनीय बात मुझसे ना निकले जिससे कि इसका बुरा प्रभाव पड़े। अब जो है फिल्मी गानों पर, वो भी मतलब कोई देशभक्ति गाना है, आप वर्दी पहन के मान लीजिए आज 15 अगस्त है, आपके मन में है कि हम देशभक्ति गाना गाएंगे, ठीक है गा दीजिए, लेकिन अगर आप वो बीड़ी जलैले जिगर से पिया उसको वर्दी पहन के करेंगे तो खराब रहेगा, है ना। बीड़ी जलैले जिगर से पिया तो गड़बड़ रहेगा ना। यही समझ का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। नहीं, वो चीजें देखिए, आपकी वीडियोस की सफलता या आपकी सफलता इसी बात में है
कि जब आप का वीडियो देखने के लिए माता पिता को अलग नहीं होना पड़ता है बच्चों से, बच्चों को माता पिता से अलग नहीं होना पड़ता है, दादा दादी वहीं बैठे हुए, माता पिता बैठे हो, बच्चा बच्ची बैठे हुए हैं और आपका वीडियो सामने चल रहा है, सब बैठ रहे हैं, अरे भाई ठीक है। कुछ नाराजगी भी है, अगर कुछ गड़बड़ भी उनको लग रहा है तो भी वो शर्मा नहीं रहे हैं कि यार ये अश्लील है, ये वो कह रहे हैं हाँ यार ये गड़बड़, लेकिन देख रहे हैं। ये सफलता है। सफलता वो नहीं है कि आपका करोड़ों व्यूज आ गया तो वो सफलता ये है कि सब लोग मिलकर साथ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये सफलता एक और भी है आपकी, क्या? आपके लिए भाभी जी ने नीला ड्रम नहीं खरीदा, हाँ, लेकिन आपने उस पर कविता जरूर लिखी। कविता का यार वो बक्सा घर में रखा हुआ है। वो ऐसे था कि जो है पड़ोसन हमारी हैं, वो हर फैशन की नई साड़ी लाती हैं, हम उनको देख देख के हमारी मिसेज भी ले आती हैं। तो जब नीला ड्रम वो लेके आई तो हम डर गए कि फिर ये लाएंगी हमारी भी। लेकिन जब 4-6 दिन नहीं लगे हमारा डर दूर हो गया। जब डर हमारा दूर हो गया तो वो हमारी मिसेज के पास आई, बोली कि बहन तुम नीला ड्रम नहीं लाई। तो मिसेज ने कहा कि गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूंगी, बड़ा सा बक्सा है जब घर में पड़ा तो बताओ ड्रम लेकर क्या करूंगी। तो हम फिर डरने लगे कि यार ठीक है ड्रम नहीं लेकिन बक्सवा तो फिर भी है, दो ही हैं। तो इसलिए जो है फिर डरने लगे, क्या करते। अच्छा, घर वाले नहीं कहते कि क्या तुम मेरे खिलाफ लिखते रहते हो, तुम हमको जो है उसमें सबके सामने विलन बनाते रहते हो, कभी तुम जो है ये कह देते हो? नहीं, वो सब जानते हैं कि जो है लोगों के मनोरंजन के लिए है। और हास्य कविता कोई सत्य कथा नहीं होती है, मनोरंजन के लिए लोगों को होती है। हाँ, सत्यता की ओर ले जरूर जाती है। तो वो सब जानते हैं कि हंसी मजाक की चीज़ें हैं। और मुझे लगता है इतनी समझ हर जो है परिवार में हर पति पत्नी को होनी चाहिए कि जब कोई इरादा इनका गलत नहीं है तो फिर जब ऐसी बातें क्यों कहेंगे जो कि मतलब हमारे खिलाफ हो। मैं एक वीडियो आपकी देख रहा था, अयोध्या में आपकी ड्यूटी लगी थी। हाँ। और मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के बाद तीसरे सबसे आप चर्चित शख्सियत थे उस जगह के। मतलब कम से कम नहीं तो वो भुट्टे वाले से लेकर के वो महिला जो आपको राखी बांधने आ रही थी, वो लोग जो दर्शन करने आ रहे थे पुणे से लेकर के और गुजरात तक के लोग। मेरी बात सुनिए, वहाँ भगवान राम, बजरंगबली जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, सीता जी, वहाँ तो पूरा जो है एक तरफ से जो है लोग चर्चित हैं, वो प्रभु की श्रेणी में हैं। और ये लोगों का प्यार है कि वो मतलब मुझको पसंद करते हैं। और कोई भी पागल होगा जो वो तुलना करेगा कि जो है मतलब मैं अगर मेरे अपनी तुलना दूसरे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अगर मैं अपनी तुलना करता हूँ कि नहीं बजरंगबली के बाद हमको पसंद करे तो हम बेवकूफ़ हैं। हम जिनके भक्त हैं उनके भक्त हमको पसंद करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमको तुलना करने की क्या जरूरत है। हमको लोग आके भीड़ में घुस के देख रहे हैं तो वो तो जब आप वो किसी काम को करेंगे, जैसे मैंने आपसे ऑफ द इंटरव्यू नहीं कहा कि सफलता वो नहीं है कि आपको करोड़ों लोग देखते हैं, सफलता वो भी नहीं है कि आपको अरबों खरबों लोग देखते हैं। सफलता वो है कि जैसे आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग देख करके पहला आदमी जब कोई कहा कि ये यार इसकी बातचीत तो ठीक है, इसकी शैली तो ठीक है बोलने की, इसने मुद्दे सही रखे, वो सफलता है। तो उसी तरीके से मुझे लोग पसंद करते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं मैंने गिनती कभी काउंट नहीं की, लेकिन हाँ मैं अगर लखनऊ हजरतगंज में या कहीं व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाऊं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में 50-60 आदमी हमको मिलेंगे। ये मतलब आप इसको मोहब्बत कह सकते हैं। और न केवल मिलेंगे बल्कि फ़ोटो भी अगर सुविधाजनक हुआ तो फ़ोटो भी लेंगे। ये सब ईश्वर की कृपा है, हमारी मेहनत है, आप सबका प्यार है। जीवन में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने बड़ा ऑकवर्ड कर दिया हो इसी शोहरत की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई ट्रेन नहीं छूटी शोहरत की वजह से, कोई प्लेन नहीं छूटी शोहरत की वजह से, कोई जो है ऐसा काम नहीं था जो हम कर न पाए हों कि हमें अगर ये न पहचानते तो हम ऐसा कर लेते। हाँ, कुछ नहीं। हमको कोई मतलब गलत काम जो सही काम है उसको करने में कोई शर्म नहीं। हमें भुट्टा चबाना है, 1 लाख आदमी खड़े हम चबा लेंगे। हमें आलू खाना है, हम ऐसे खड़े होकर खा लेंगे। समोसा खाना हम खा लेंगे। हम चप्पल पहन के जाना है, हम लाखों आदमी खड़े हम चप्पल पहन के, हमें जो है वो हाफ पैंट पहन के जाना, हम लाखों आदमी खड़े चले जाएंगे। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्सपीरियंस जीवन का जिसको आप शेयर करना चाहें, जो आपको लगता हो कि यार वो मोमेंट जो था वो बड़ा दिलचस्प किस्सा था? नहीं, किस्से तो बहुत सारे लाखों दिलचस्प है हमारे पास, किस्से की कमी नहीं, किस्से लाखों हैं। लेकिन हमारा जीवन बदलने वाला कोई किस्सा हमारे साथ नहीं कि हम पहले बहुत दारू पीते थे, इसके बाद अचानक जो है देखा दारू पी कर लौट रहा था तो हमने कहा अब दारू नहीं पिएंगे, नहीं, कुछ नहीं।
मेरे किस्से मतलब मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। हाँ। लेकिन कोई लाइफ टर्निंग मोमेंट का हमारा कोई किस्सा नहीं कि हमारा इससे हमारा जीवन बदल गया, ऐसा कोई मेरे पास किस्सा नहीं। मैं जिस जैसे जी रहा था वैसे जी रहा हूँ। हंसी मजाक खेल कूद जारी था, वो भी अभी भी जारी, कविता बीच में शुरू हुई वो भी चल रही है। तो कोई ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं हम इसकी वजह से बदल गए। हाँ, पिताजी अभी भी हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, वो मारते बहुत थे, खूब जकड़ के मारते थे। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई में भी उनका बड़ा योगदान रहा, इसी मारपीट का भी योगदान रहा। हालांकि मुझे पढ़ने के लिए कभी मार नहीं पड़ती थी, मुझे मार पड़ती थी उपन्यास वगैरह पढ़ने के लिए, कि उपन्यास क्यों पढ़ता हूँ मैं, अच्छा, ज़्यादा खेलता क्यों हूँ, इसलिए पढ़ती थी। बाकी अपना कोर्स वोर्स भर का मैं पढ़ लेता था। हाँ। तो और दिमाग भी जैसा था ठीक ही था, पढ़ता था, पास हो जाता। हाई स्कूल एक बार फेल भी हुआ था, कल्याण सिंह जी के शासन में, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के शासन में जो है हाई स्कूल 92 में था। मुझे लगा था नकल होगी, क्योंकि 91 में बहुत भयंकर नकल हुई थी, तो मुझे लगा था 92 में होगी। हमने पढ़ना बंद कर दिया था, केवल गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते थे। 92 में सर नहीं घुमाने दिया, हम 3 विषय फेल हो गए। अरे बाप रे बाप, कौन कौन से विषय में? मैथ में फेल हुए थे, विज्ञान में फेल हुए और अंग्रेजी में फेल हो गए। अरे कुछ आता नहीं था, मतलब ये समझो कि मतलब 8 लाइन की कविता मुझे नहीं मालूम थी कि ये कोर्स में पूछा जाएगा कि 8 लाइन की कविता लिख के 8 नंबर मिल सकते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तैयारी नहीं थी। मुझे तो ये था कि सब लिखने के लिए वो मिलेगी, कॉपी मिलेगी, मिलेगा, और नहीं तो घर ले जाके लिख लो, वो भी मतलब पीछे बाग में लिख लो। ऐसे ऐसे लोग, मतलब 91 की व्यवस्था वो थी। लेकिन 92 में सर घुमाने नहीं दिया, हम फेल हो गए। 93 में हमने मेहनत किया, पास हो गए, उसके बाद कभी फेल भी नहीं हुए। फिर एक्सपीरियंस मिल गया खुद का कि जो है नकल नहीं। देखिए, नकल 91 में बहुत, मतलब समझिए जबरदस्त नकल हुई थी। मैं उस समय कक्षा 9 में था, मैं देख रहा था, बहुत जबरदस्त 91 में नकल हुई थी। मतलब ऐसे कोई था जो लड़का फेल हुआ हो, नहीं तब लगभग सब पास हो गए थे, सब फर्स्ट डिवीजन। हाँ, लगभग फर्स्ट डिवीजन तो कहाँ पास होंगे, नकल करके ज्यादा फर्स्ट डिवीजन तो वही पास होगा जो दूसरी कॉपी लिखा हुआ है, नहीं तो नकल करके कौन फर्स्ट पास होता है। लेकिन पास हुए थे, बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन पहले की पढ़ाई में मुझे लगता है कि 3rd डिवीजन में जो हाई स्कूल पास कर लेता था वो हाँ, तो बड़ा मोहल्ला गदगद कर देता था कि पास हो गया मैं यूपी बोर्ड से। आजकल तो 90-95 का कोई मतलब नहीं है। 10 लड़कों में कहीं एक आध पास होता था। हाँ। और सेकंड वकेंड आना सम्मान की बात होती थी। हाँ। तो वो सब समय था, समय धीरे धीरे परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। हम लोगों ने खुद यूपी बोर्ड से 2003 में हाई स्कूल पास किया, मुझे याद है। हमारे क्लास में करीबन 91 बच्चे थे। मास्टर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा करते थे। 3rd डिवीजन अखबार का वही आखिरी साल था जब अखबार में रोल नंबर आते थे। उसके बाद तो पूरा कंप्यूटराइज धीरे धीरे हो गया। तो वो बताते थे कि 3rd डिवीजन की मालूम पड़ा 50 लोगों की लाइन है, फिर 20 लोगों की सेकंड डिवीजन की है, फर्स्ट एक आध दो लोग, हम लोग में थे जो एक आध दो लोग में फर्स्ट आ गए। ये बताना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट पास हुए। फर्स्ट पास हुए, पत्रकार बड़ा अचीवमेंट है। पत्रकार कौन जो अपनी बात पूरी न कर ले जाए। आप कौन दर्जा पास हुए थे, कौन डिवीजन? हम हाई स्कूल सेकंड पास हुए रहे, और इंटर भी सेकंड रहे, बीएससी लगभग फर्स्ट रहे। अच्छा। लेकिन सेकंड ही समझिए, क्योंकि पॉइंट में नंबर कम पड़ गया था, 59.कुछ% बीएससी में था। फिर बीएड में फर्स्ट आए थे। अच्छा। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में। तो बीएड किया, फिर पुलिस क्यों बन गए? अरे यार, ऐसा है, देखो आपकी लाइन क्लियर थी। देखो, क्लियर तो थी ही, लेकिन उस समय जो पहले आ गई वो बन गए। हाँ। और हम लोग कसम खा के नहीं आए थे कि हम दरोगा बनेंगे, कि टीचर बनेंगे, कि लेखपाल बनेंगे। सब नौकरी में फार्म भरे थे एक तरफ से। हाँ। और चूंकि यही जो है दरोगा वाले सेलेक्ट हो गए। हाँ। भैया हमारे सिपाही थे ही। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब उनसे भी मदद मिली। हाँ। और क्यों पुलिस में आने की सोची आप? नौकरी के लिए। अच्छा, मतलब सिर्फ नौकरी भर रहे हैं, लेखपाल की, क्लर्क की, सब भर रहे थे। तो जो मिले ये तो सेलेक्ट, ये तो जो सफल होते हैं उनका चोचला होता है ना, कि मैं कसम खाया था कि मैं यही बनूंगा। ये अच्छा। तो चोचला होता है, ये तो झूठे लोग होते हैं। हाँ। हाँ? अरे सब नौकरी में फार्म भर रहे हैं एक तरफ से, जिसमें आ गए उसमें चले गए। हाँ, थोड़ा सा पुलिस में आए तो और अच्छा लगा, क्योंकि भैया सिपाही थे, हम दरोगा बने, तो ये मतलब ये हुआ भौकाल हो गया। अरे भौकाल जैसा कुछ नहीं होता है। अरे दरोगा बन के सिपाही बड़े भैया के सामने खड़े हो जाना भी फिर हमारे लिए बहुत बड़ी बात भी थी। आप शायद नहीं जानते हैं, मेरी हाइट भी बहुत कम थी। अच्छा। मेरी हाइट भी कम थी, मेरा सीना भी बहुत कम था। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर तक अपने क्लास में सबसे छोटा लड़का हुआ करता था, सबसे छोटा लड़का हुआ। हाँ, शरारती भी बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन छोटा सबसे हुआ करता था। वो मेरी हाइट अचानक बीएससी फर्स्ट ईयर में बढ़ी, फिर बढ़ती गई। सीना तब भी मतलब जा करके समझिए, जब
फार्म भरे हैं तब जो है पूरा हुआ सीना। दरोगा फार्म में मतलब किसी तरीके से हमारा सीना पूरा हुआ। अच्छा, पहले की भर्तियों में और आज की भर्तियों में क्या अंतर देखते हैं आप? अब देखो यार, अंतर आप भी सब जानते हो, अंतर हम भी जानते हैं। जब सरकार की मंशा होती है कि हमको फ्रेश लोगों को लेना है और उसकी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति होती है, तो फिर वो फ्रेश लोगों को ही लेते हैं। और जब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है तो फिर उसमें तमाम घालमेल के लोग हो जाते हैं। अब उस पर मेरा बहुत कहना उचित नहीं है कि किस सरकार की इच्छा थी, किस सरकार की इच्छा नहीं थी, वो सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि उस समय जो है भर्ती जब निकली थी तो बाबू कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कुछ समय बाद भर्ती में 1.5 साल लगा था। उस 1.5 साल में थोड़े दिन के लिए स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद श्री राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी उनकी प्राथमिकता में था कि ईमानदारी से भर्ती हो। तो मतलब बस वही, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1700 जगह थी जो है दरोगाओं की, और केवल हजार के आसपास से 9000 लड़के सिलेक्ट हो पाए थे। अच्छा। लड़के कम पड़ गए थे, लड़के कम पड़ गए। फिजिकल बहुत टाइट था, लड़के कम पड़ गए थे। और ये जान लीजिए कि जो है जो भी रिटर्न पास कर लिया वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ एससी और ओबीसी का लड़का। अच्छा। नहीं फेल हुआ। एससी और ओबीसी जो रिटर्न पास कर लिया सिलेक्ट। जो कुछ लड़के निकाले गए वो जो कोटा वाला सिस्टम है उसके तहत जनरल के लड़के जो है कोटे से ज़्यादा हो रहे थे, वो लोग मतलब 150 लड़के छठे बाकी। तो मैं जानता हूँ कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम फ्रेश भर्ती कराएंगे तो फ्रेश भर्ती है। देखिए कितनी बड़ी भर्ती जो है निरस्त की, अभी सिपाही वाली 2024 वाली कितनी बड़ी भर्ती निरस्त की सरकार ने, ये जानते हुए कि मतलब जो है इसे फिर से कराना पड़ेगा, लोग आरोप लगाएंगे तरह तरह के, ये सारी कुछ जानते हुए भी भर्ती निरस्त की, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो सेलेक्ट होकर के लड़का लड़की आए वो ठीक आए। उन्होंने किया इस चीज़ को। अच्छा, पहले की भर्ती में और अब की भर्ती में कुछ मुश्किल और आसान भी हो गया? पहले भी पढ़ने वाले लड़के सेलेक्ट होते थे जिन जब मतलब फ्रेश भर्ती होती थी। अब भी जो है पढ़ने वाले लड़के सेलेक्ट होते हैं, लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते हैं। राजनीतिक तौर पर आप चीज़ों को कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा हम चश्मा लगा के नहीं देखते हैं, हम सरकार के हिसाब से देखते हैं और सरकार की बुराई नहीं करते हैं। इतना काम पहला करते हैं और अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो सरकार की तारीफ कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ से, अभी पुलिस का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अपने मातहतों को खुश करने के लिए जो हाफ एनकाउंटर वाली कहानी चलने लगी है। अब ये सब चीज़ें, इतने बड़ी संस्था के बारे में क्या कहूँ भाई, इतनी बड़ी संस्था है, 3-4 लाख लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ना तो मुझे अधिकृत किया गया है कि आप जा करके हमारा पक्ष रखिए, ना कोई ऐसी बात कही गई। तो उसके अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो अपना खुद है, उनके प्रवक्ता है, वो बताएंगे। हमसे संबंधित वो पूछिए, जो चीज़ हमसे संबंधित वो पुलिस से संबंधित नहीं भाई, पुलिस का जो हमसे संबंधित पार्ट है वो पूछिए, जो हमसे संबंधित पार्ट पुलिस का वो पूछिए आप। अब जो है हाफ हो एनकाउंटर या फुल हो एनकाउंटर, उसमें किसी भी मतलब भाई जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें मतलब आपको लगता है कोई भले लोग का एनकाउंटर हो गया, ऐसा नहीं। जो जिसका पात्र है वो उसको पा रहा है उस चीज़ को। मगर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हो रही हैं। अब फिर वही आपने शुरू किया, उस चीज़ को मैं क्या बताऊंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपसे मैं उस चीज़ के बारे में पूछूं जिसका डायरेक्ट आपसे कोई मतलब ना, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, फिर एक चैलेंज वाली बात जब आपने कही तो एक बात और कहता हूँ कि भाई चैलेंज से पुलिस क्यों डरेगी? अगर हमको क्राइम कंट्रोल के लिए भेजा गया है, अपराधी हम पर गोली चला रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कहेंगे कि भैया गोली मार दो हमको? अरे भैया, उसमें अगर वो चला रहा है तो हमको भी आत्मरक्षा का अधिकार, आपको भी है, हमको भी है। तो वही चीज़ है। और ज़्यादा इससे बेहतर जो मतलब भाई हमारे जिम्मेदार अधिकारी वो बताएंगे, हम क्या बताएं। अपने लिए, परिवार के लिए इस पुलिसिंग की नौकरी में समय निकाल पाते हैं? हाँ, खूब समय निकलता है, ऐसा नहीं है, समय निकलता है।
हम तो बाकी पुलिस वालों को देखते हैं हाँफते कांपते रहते हैं, नहीं बिल्कुल, नहीं, अरे परिवार अलग और ये देखिए अलग वो देखिए अलग। देखिए ऐसा है कि जब मैं थानाध्यक्ष मेन, जब आप साइड होते हैं तब आपको बढ़िया समय मिलता है, जब आप थानाध्यक्ष नहीं होते तो समय ठीक मिल जाता है। जब मैं थानाध्यक्ष था तब भी मैं समय देता था, और उसकी वजह ये थी कि जैसे छुट्टी हुई तो अपने बच्चों को बुला लिया, थाने बुला लिया, बीच में महीने में 1-2 दिन की छुट्टी ले लिए, ठीक है, एक आध दो दिन की छुट्टी ले लिए, महीने में एक बार छुट्टी लेना रहता था। इसके अलावा हाई कोर्ट हमारा लखनऊ है, हमारी पोस्टिंग ज़्यादातर लखनऊ जोन में ही पूरी रही, तो हाई कोर्ट भी आना जाना महीने में 1-8 बार लग जाता था, तो या गवाही जैसे लग गई दूसरे जिले में, तो वो समय मिल जाता था, ऐसा नहीं था, हमको समय मिल जाता था। और मैं ज़्यादातर बच्चों की छुट्टी हुई तो घर पर थाने बुलवा लिए, तो ये सब चीज़ें रहती। समय ऐसा नहीं कि समय बिल्कुल नहीं मिलता था। कभी किसी काम को कराने के लिए पुलिसिया रौब दिखाई है कहीं पर, है तुम जान नहीं रहे हो कौन है? अरे देखो ऐसा है, जान नहीं रहे हो से थोड़े होता है। हाँ। जो हमारा काम है उसको हमको करना पड़ेगा, और हम रोब से करें या रो के करें। नहीं, कोई काम के लिए आप गए हो, धर्मराज जी गए हो, बिना वर्दी के गए हो, वो जो है कह रहा हो लाइन में लगो, तो लाइन में लग जाते हैं, लाइन में हम लग जाते हैं, हमको लाइन में लगने में क्या दिक्कत है? कभी नहीं कहते हैं? क्या मतलब है? आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार हमको पहचान करके जो है लोग सोचते हैं कि लाओ इनको थोड़ा सा प्राथमिकता दे दें, हम अच्छा हमारा नुकसान होता है उससे। हाँ। भाई अगर मैं अभी, आप विश्वास करिए, अगर मैं चाहूँ तो जन्मभूमि राम जन्मभूमि दर्शन के लिए रिक्वेस्ट पर वीआईपी पास बनवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा नहीं बनेगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो हमारा बन जाएगा, लेकिन हमारा नुकसान है उससे, इसलिए कि हम गए और निकल गए, दर्शन किए, चले आए। हाँ भाई, हमारा तो तब फायदा है जब ज्यादा से ज्यादा हम आदमी हमको देखे, हमारे साथ फोटो ले, हमको मतलब वो करे, तो हम तो उसी लाइन में लगते हैं कि भैया जितना ज्यादा से ज्यादा आदमी है वो हमारे भीड़ से गुजरे। हाँ, और भीड़ से बचने, क्या भीड़ थोड़े होती, सब अपने चाहने वाले लोग होते हैं। और यकीन मानिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, ये मैं कितना सही मानता हूँ कितना गलत मानता हूँ, वीआईपी का कल्चर ही खत्म होना चाहिए। वीआईपी का कल्चर ही खत्म होना चाहिए। हमारे पास जितना समय हो उतनी हम श्रद्धा रखें। हनुमान जी ने नहीं कहा हमसे कि आकर के हमारे सामने आओ, साष्टांग दंडवत करो, पूरा सुंदरकांड पढ़ो, पूरी हनुमान, कभी नहीं कहा। हमारे पास जितना समय हो हम मन में स्मरण कर लें, हम मन में स्मरण कर लें। हम निकल रहे मंदिर के शिखर के दर्शन कर लें, वो भी एक दर्शन है। हमारे शिखर लगाए इसीलिए जाता है, तो फिर हमारी समझ वीआईपी कल्चर हमारी तो समझ में नहीं आता है। लेकिन यह है कि भाई चूंकि सिस्टम है तो हम भी उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, और वो कराते भी हैं जब भाई हमारी। कभी बेटे का फोन आया हो, बेटा कहीं बिना हेलमेट के रोक लिया गया हो, पुलिस वाले वो हमको फोन नहीं करता है, वो नहीं फोन करता है। पहली बात हेलमेट लगा के चलते, दूसरी बात पुलिस का मतलब जो है क्या नाम है, हेलमेट वेलमेट लगा के चलते हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लो कभी नहीं लगाया, उसको हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो चूंकि हेलमेट अगर नहीं भी लगाया है तो जुगाड़ से देख लेता है कि दूर से अपना घूम के निकल जाता, हमको नहीं फोन करता है। हमने कभी नहीं छुड़वाया। अब कुछ एक आध कविता हो जाए पुरानी बढ़िया सी, चलिए सुनिएगा कि इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। वाह। एक कवि जी ने कहा, यहाँ आप अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? मैंने कहा, हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? क्या बात। फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई, सब सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा, पिछली बार यहाँ मेरे जूते खो गए थे, तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे, इस बार पत्नी खो जाए। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, नए जूतों की जगह नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और चिल्लाई कि ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे, ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। लेकिन इस बार वो पत्नी जो जूते लगाएंगी वो वाले जूते पाएंगे। अरे चलो, जो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी जी। और कविता एक आध और हो जाए। हाँ,
कि पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे तमाम पुलिस वाले उससे अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे कुछ ना आम ना कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, चुप चुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक अधिकारी बोले, फिर एक दरोगा जी बोले कि ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी ने कहा करंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। इसके बाद उस अपराधी से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, बस हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसको सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते बेचारी की आंखें भर आई थी। ठंडक था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। और मुझसे हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, आपकी कविता सुनूं? उससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं, वही अच्छा है। क्या बात है। मैं कड़क कर बोला कि तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। मैं कड़क कर बोला तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। तो अब वो हाथ जोड़कर बोला मेरे माई बाप मेरे बाल बच्चे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ बात बात में, बता दिया उसने मुझे सब कुछ बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, कविता सुनाइए। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, तालियां बजाइए ना, इसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। क्या बात है भाई, हम तो चाहते हैं कि आप जो है हमको सारी रात बिल्कुल इसी तरह कविता सुनाते रहें। और ये जो आपने तरीका बताया है, इसको पुलिस को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये 3rd डिग्री खत्म कर देनी चाहिए। शायर कवि 3rd डिग्री कहाँ, तब बदनाम करके रखे हैं। 3rd डिग्री नहीं होती पुलिस में। अब हमारी समझ से तो अब खत्म है। हाँ, पिक्चरों में तो हम लोगों ने खूब देखा है, वो लिटा के और नाखून नोचने वाली और करंट लगाने वाली। वो अजय देवगन ऐसे कुर्सी मोड़ के बैठता है कि चलो, वो फिल्मी दरोगा होते हैं, उनको अगर उसमें सजा भी मिली तो अगले दिन जमानत पर दूसरी फिल्म बनाने लगते हैं। यहाँ जो है पूरी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। 3rd डिग्री बुरी जो है मुझे नहीं लगता है कि बची है कहीं। अब कोई करता होगा तो वो जाने, मेरे सामने तो नहीं करता है भाई। तो मंच वंच साझा करते हैं खूब धड़ल्ले से, लगातार सीजन आने दीजिए, अब सीजन शुरू होने वाला है। अब कल है सीजन तो होता है उसका। नहीं, आपको नहीं मालूम क्या? कब सम्मेलन का सीजन नहीं मालूम आप? अच्छा, ये सीजन का मतलब क्या? पहले सीजन समझाइए। नहीं, सीजन का मतलब ये है कि कब सम्मेलन के लिए मुफीद सीजन जो होता है वो 15 अगस्त से शुरू हो जाता है। अच्छा, 15 अगस्त से मतलब शुरू हो जाता है कब सम्मेलन। और वो चलता है लगभग मई वही तक, अप्रैल मई मतलब ये जून जुलाई का महीना जो है, और अगस्त भी 15 अगस्त तक की, मैं समझ 2-2.5 महीना ये सीजन ऑफ सीजन है। तो इस सीजन में नहीं, बाकी मतलब हमारा महीने में 2-4 कप सम्मेलन, 5 कप सम्मेलन हो ही जाते हैं। महीने में 5 सम्मेलन पढ़ लेते हैं? हाँ पढ़ लेते हैं। तो अब तो आप ठीक ठाक शायर हैं माशाल्लाह, तो लिफाफा भी मोटा पाते होंगे। देखिए, ये 3 तरफा जो है प्रभु जो है वो इनकम है भाई साहब की। पुलिसिया नौकरी वाली तो चली रही है, यूट्यूब पर इनके मिलियंस में फॉलोवर थे। नहीं मिलियंस नहीं, कितने हैं? यूट्यूब पर कम है, यूट्यूब पर अब 2 लाख के आसपास है, लेकिन उस पर फेसबुक पर ज्यादा, फेसबुक पर 8,85,000 है। 8,85,000 फेसबुक पे। और इंस्टाग्राम पर कितने? 3 लाख पहुंचने वाले हैं, 2,80,000 के, 80,000-85,000 ऐसे कुछ है। ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ। और कोई टीम नहीं है, कोई वो नहीं है। जब मौका लगता है भाई साहब को, मैंने खुद आज जब इनसे बात करने के लिए सोची तो एक बार इनके प्रोफाइल पे जाके विजिट किया, तो वो भुट्टा उधारी पे खाते हैं ये। नहीं अरे उसकी वजह थी। हाँ, उसका डिब्बा नहीं चल रहा था, उसके पास वो चल नहीं रहा था, पेटीएम चल नहीं रहा। हम जो है ये पुलिसिया भौकाल है जो मैं शुरू बता रहा था। भाई पेमेंट किया ना उसका, अब उसकी हैसियत नहीं है, वो जो है धर्मराज जो है कभी दोबारा पैसा दे पाएगा। नहीं दे आए। तो दोबारा वीडियो नहीं देखना हमने। नहीं दिलवाए। अच्छा, दिलवाए। दूसरा वाला तो सिपाही था, दिलवाए। ये नहीं एक बात है। अरे उसकी मोहब्बत है, वो ऐसे नहीं था। वो मैंने 20 रुपए उधार किया। फिर जब दीवान जी कहे कि मतलब हम जा रहे हैं, तो हम कहना यार भुट्टा चबा ले, बढ़िया भुट्टा है। तो जब भुट्टा एक भुट्टा वो लिए, एक हम लिए, तो फिर जो है हम कहे यार दीवान जी इसके पास पेटीएम नहीं है, तो पैसा तो आप ही देना पड़ेगा। तो अब वो फंस गए, कहना अच्छा चलो हम दे देते हैं। तो हम कहने यार फिर एक और ले ले। तो कहा अच्छा सर एक और ले लीजिए आप। तो हम कहने यार एक कल के उधारी है, वो दे दो।
वो सब हंसने हंसने के लिए रहता है। 50-60 रुपए या 100 रुपए कोई ऐसी बड़ी कीमत नहीं रहती है, लेकिन आप लोगों को हंसाने के लिए कहीं ना कहीं जो है दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपका मनोरंजन हो सके, और कोई ज़्यादा उसका मतलब नहीं रहता है। रिटायरमेंट के बाद सोचा है मतलब नेतागिरी करने की कभी सोची? अब सब ऐसे ही पॉपुलर लोग तो नेता बनते हैं। जनता तय करेगी क्या करना। रिटायरमेंट के बाद और पहले क्या, जब जीवन है जनता जो तय करेगी वो किया जाएगा। मौका लगेगा, कोई बुलाएगा, कहेगा आओ चुनाव लड़ जाओ धर्मराज। अरे सब दूर की कौड़ी चीजें हैं, और जो हमारे चाहने वाले हैं, जब ऐसा कोई मौका आएगा तो आप लोगों से सलाह ली जाएगी, देखा जाएगा क्या करना है। मतलब मन की इच्छा है। अरे फिर हमारी इच्छा, हम तो चाहते हैं कि मतलब नेता समझा पुलिसिया में न भाई हो। हम तो चाहते हैं कि उनको जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका किनारे खड़ के उनकी कुर्सी बैठ जाए, तो कहाँ बैठ जाएंगे भाई। आप लोग तय करेंगे कि क्या करना है। आपको भी मौका दिया जाएगा भाई, एक बढ़िया सा बुलाया जाएगा सबको। जब कोई ऐसी बात आएगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में बुलाई जाएगी, पहले अपने लोगों को बुला के बात कर ली जाएगी, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर आपको कविता उसमें चेंज करना पड़ेगा कि नेता समझा पुलिसिया में ना पई हो। नहीं, अभी कोई ऐसा मंगा के फॉर्च्यूनर वही में घूमत पई हो। अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। बाकी जो चाहने वाले तय करेंगे तो कोई कसम थोड़े खाए। एक आध कविता और हो जाए फिर। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि खुली हो चिट्ठी तो मजमून की ऐसी तैसी। खुली हो चिट्ठी तो मजमून की ऐसी तैसी, मतलब खुला पत्र भेज दिया। हाँ, खुली हो चिट्ठी तो मजमून की ऐसी तैसी, निकले गद्दार तो उस खून की ऐसी तैसी। ओह, खुली हो चिट्ठी तो मजमून की ऐसी तैसी, निकले गद्दार तो उस खून की ऐसी तैसी। और घर में ही रह के थोड़ा कम में ही चला लेंगे, घर में ही रह के थोड़ा कम में ही चला लेंगे, आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी। क्या बात है। आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी, घर में ही रह के थोड़े कम में ही चला लेंगे, आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी, आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी। और आपके दुबई और रंगून की ऐसी तैसी। अब तो इतवार भी इतवार नहीं लगता है, अब तो इतवार भी इतवार नहीं लगता है, काम कर देता है सुकून की ऐसी तैसी। क्या बात है, काम कर देता है सुकून की ऐसी तैसी। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि हमारे आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। वही चीज एक आपने जो वो एक गाने का हमारा बलम थानेदार, वो वाली कविता जो है, वो कविता ऐसे थी कि मतलब जो है, पहले तो वो गाना वायरल हुआ। हाँ, हरियाणवी गाना है, हरियाणवी गाना, बालम थाने, वो तो जब सरकारी और चलाओ जिप्सी, वो उसका गाना वायरल हुआ। फिर इसके बाद उसको गद्य में मैंने सुना। पहले हमारे दर्शकों को जो गद्य और पद्य नहीं समझते, उनको गद्य का मतलब होता है जो प्रोज में कहा जाए, जैसे हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये गद्य है। हाँ। और जब कविता आपको सुनाने लगेंगे तो पद्य है। तो उसको गद्य में मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार ये गद्य में है, इसको पद्य में कहना चाहिए। हाँ। गद्य में मैंने जो सुना वो दूसरे कवि के मुंह से सुना था। हाँ। तो फिर उसको मैंने पद्य में कहा कि वो जब बालम थानेदार चलाओ जब से हमने कहा कि तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, इश्क में इतना भी खुददार नहीं हो सकता, तेरा बालम जो चलाता है जिप्सी थाने में, ड्राइवर हो सकता है थानेदार नहीं हो सकता। क्या बात है, वो बहुत वायरल हुआ, मतलब करोड़ों व्यूज गए उस पर। बाकी अब इंतजार यही है कि योगी जी बुलवाए आपको किसी दिन। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है, मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ, और हमारे लिए हम अपनी सर्विस अच्छे से करें, और जो हमारे चाहने वाले हैं उनको अच्छे से कविता सुना सकें, और हमारा कोई ऐसा कोई मामला ना हो जिसकी वजह से कोई अगेंस्ट हमारे कोई बात हो। बाकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमको कौन बुलाए कौन ना बुलाए, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी चीज़ कहनी चाहिए कि वो मुझे बुलाए या मुझे न बुलाए। मेरे जैसे बहुत लाखों लोग हैं, उनके पास लाखों काम है, और जिसको जिसको ज़रूरत समझते बुलाते हैं कविता सुनने के लिए। तो कम से कम कोई एक ऐसा मंच मिले। अरे भाई, मैंने कहा ना, बैठे हो और आप मैंने आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने जब कहा, मैंने कहा मेरे लिए भगवान है जो मुझे सुनते हैं, तो भगवान से बड़ा आप कौन? क्या मेरे लिए कोई भगवान से बड़ा होगा?
जो मुझे सुनते हैं वो मेरे लिए भगवान है। अब मैं भगवान से बड़ा किसी को तो नहीं मान सकता हूँ ना। ये तो बात है। तो हम लोग चर्चा के अंत में पहुंचेंगे। हमारे व्यूअर्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट आप कर दें। हाँ, इनका चैनल का नाम है क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन। हाँ, क्रिएटिव विजन चैनल है भाई, तो इनके सब्सक्राइब करो। सवाब भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत धक धका हुआ सवालों पूछे थे एकदम खट 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 अत्ता तेज, तो हम जवाबों नहीं दे पावा, लेकिन जवाब दीन है नीचे से। और सब लोग सब्सक्राइब करो। एक के अलावा हमका यहू कहा है कि हमार जो अपने अपन प्रचार के लिए, हाँ कर लो हमार जो अपन चाहे वाले हैं, इनसे ज्यादा मतलबी दुनिया में कोई नहीं है। ये वीडियो हमारे देख लेते हैं, हमका फॉलो नहीं करते। अच्छा, मतलब भंड जाई है, न्योता खाए हैं पूरा और दक्षिणा नहीं लिखा होता है। तो भाई ऐसा न करो। 5% हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमका फॉलो किए, 5% व्यूअर्स फॉलो किए। अच्छा, 95 लोग देख के जा रहे हैं। अब परसों अपील की ना तो करीब 2-2.5 लोग फॉलो किए ना, नए बढ़े रहे। कलियो जो है अपील की ना 3-3 हजार कलियो बढ़े हैं। तो यही तरह से फिर से आप सबसे अपील है कि आप खाली देखबे न करो, फॉलो करो। और जौन हमार ज्यादा बात करे तो से कि धर्मराज कवि शायर के हम फैन है, धर्मराज कवि शायर के कविता देखो, धर्मराज कवि शायर के जो है वीडियो देखो। जौन ज्यादा बढ़ बढ़ के बोले ना, वो के मोबाइल देख लियो, वो फॉलो न की हो, वो पहले फॉलो कराओ कि ससुर जौन है। नहीं भाई, ये किसी भी कलाकार के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आप उनको देख तो रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, लेकिन आपका अंगूठा जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है। अगर आप किसी भी जो क्रिएटर है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका आप पेज को फॉलो करें, कम से कम उसका मनोबल बढ़ाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है। धन्यवाद। और धर्मराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत लास्ट 4 लाइन सुनिएगा कि मैं क्या हूँ। न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और ईश्वर करे आप ऐसे ही लिखते रहें और हम लोगों को यूं ही सुनाते रहें, हम लोगों का मनोरंजन करते रहें। तो धर्मराज जी हमारे साथ थे, खुलकर बातचीत की। हालांकि वो राजनीतिक बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये अच्छी चीज भी है। नौकरी चल रही है, सुकून से नौकरी कट जाए, फिर बात की जाएगी। आपको कैसी लगी ये चर्चा हमें जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। और जो बात धर्मराज जी ने कही कि सिर्फ सुनिएगा देखिएगा नहीं, बल्कि पेज को फॉलो भी कीजिएगा और धर्मराज जी के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। हम लोगों को भी मनोबल बढ़ा। हमारे एक बाजी न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके करो। नहीं, दोनों करो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।